हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार, और लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि अधिकार क्या है और इनकी आवश्यकता क्या है। जैसे इससे पहले के वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अधिकारों के बिना जीवन, जिसके आधार पर हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि पशु और मनुष्य में ज़्यादा अंतर नहीं होता। अधिकारों के बिना व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। यानी किसी भी सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता अधिकार होते हैं, और अधिकार ही वे स्तंभ होते हैं जिनके सहारे पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। अब जब हम लोकतांत्रिक नज़रिए से यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकारों की बात करते हैं तो वह और भी अधिक आवश्यक हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, और उस शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य जनता का विकास करना होता है, जनता के हित में कार्य करना होता है, जनता को कल्याण पहुंचाना होता है। अब ऐसी स्थितियों के अंतर्गत उस लोकतांत्रिक संरचना की प्रथम आवश्यकता है जनता के पास कुछ राइट्स हों, कुछ अधिकार हों, जिनके आधार पर वह अपना विकास कर सके और अपने लिए एक सभ्य समाज की संरचना कर सके। ऐसी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति अपना विकास खुले रूप में कर सके, तो उन्हें कहते हैं हम भय मुक्त स्थिति, यानी बिना किसी डर और भय के ऐसी स्थितियां होना। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और कंटिन्यू अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। आप एक रूम में बैठे हैं, इत्मीनान से बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि हम लोग उस व्यवस्था के अंग हैं कि हमें किसी प्रकार का डर और कोई भय नहीं है। सपोज़ कीजिए आप बैठे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या क्लासरूम के अंतर्गत अपनी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। बाहर से कोई आता है, आपके हाथ से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिस पे भी आप मुझे सुन रहे हैं, वह छीन लेता है। वो कहता है बंद करो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, बंद करो, हमने कहा बंद करो और बाहर निकलो। ऐसा कुछ होता है तो क्या आप लोग परेशान नहीं होंगे? आप लोग दुखी नहीं होंगे? आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया ऐसे? हमने सरकार को चुना है, हम पूछते हैं सरकार से कि ऐसा किस प्रकार से हुआ, ऐसे कौन व्यक्ति क्यों और कैसे आ गया। हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और अपनी गुहार करेंगे कि हमारे घर में ऐसा कोई आ गया और हमें इस प्रकार से आदेशित करने लगा, उसका ये क्या अधिकार है कि हमारे घर में घुसकर वह हमें इस प्रकार से रोक टोक कर रहा है। तो क्यों हम लोग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत रहते हैं, एक निश्चित भय मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। तो हम शायद उन बातों को नहीं समझ सकते, उन चीज़ों को नहीं समझ सकते जो एक अधिकार विहीन व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत के अंतर्गत जातीय आधार पर कोई संघर्ष नहीं हुआ हो, या धर्म के आधार पर कोई ऐसी स्थितियां नहीं हो कि लोगों को कहीं ना कहीं भय का सामना करना पड़ा हो। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे 1984 का जो सिख दंगे हैं वो इससे संबंधित है। 2002 का जो गोधरा कांड है, गुजरात हत्याकांड है, वे भी इस प्रकार से इन बातों से संबंधित हैं। क्या हुआ होगा उनके परिवारों के साथ, कैसी घटनाएं उन्हें सहनी पड़ी होगी और उस समय उनकी स्थिति क्या रही होगी, उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से महसूस किया होगा, ये सारे प्रश्न चिन्ह व्यवस्था पर भी हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है। और ये हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि व्यक्ति यदि अधिकार विहीन हो जाता है और समाज या राज्य व्यवस्था ऐसा रूप अपनाती है जब उसके अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, तो वह स्थिति अराजकता की स्थिति हो जाती है। हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत इस रूप में कि जहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, नागरिकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है जहां वे भय मुक्त होकर और सुरक्षा तथा सम्मान के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करें। बच्चों ध्यान रखिएगा, समान अवसर यानी सभी को समानता है। अब ये व्यवस्था या अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से है। तो हम लोग मांग करते हैं एक ऐसी व्यवस्था की जो हम लोगों को यह बताए कि आप लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो क्यों किया गया है, हम लोगों के सामने उचित कारण प्रस्तुत करें, और यदि हम लोगों के साथ में कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही है तो हमें अपनी पैरवी करने का, अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो, यानी अपने आप को निर्दोष साबित करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर हम निश्चिंत हो जाएं कि इस व्यवस्था के माध्यम से हम
अपने हितों की रक्षा कर लेंगे। ऐसी उम्मीद जब की जाती है वह उम्मीद अधिकार के आधार पर ही की जाती है, यानी हमें अधिकार है कि हम अपने हितों की पैरवी कर पाएंगे, अपने लिए अपना पक्ष रख पाएंगे, अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएंगे और जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे साथ किया जा रहा है वह क्यों किया जा रहा है उसका उचित कारण हम जान पाएंगे। ऐसी अवस्था तब हो सकती है जब वह हमें कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी दे, यानी इस व्यवस्था की आवश्यकता इस रूप में है कि वह हमें ये गारंटी दे कि समाज में किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह ताकतवर हो, चाहे वह कमज़ोर हो, चाहे वह बहुसंख्यक हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, चाहे वह अमीर हो और चाहे वह गरीब हो, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यह जो व्यवस्था है वह सभी को समानता के आधार पर प्राप्त होगी, जिसे हम अधिकार कहने जा रहे हैं। यानी अधिकार क्या है इसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं, यानी अधिकारों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए भय मुक्त वातावरण चाहता है, यानी ऐसे वातावरण चाहता है जिसमें अपने जीवन की सुरक्षा हो। ऐसा नहीं हो कि सबसे पहले तो उसका जीवन ही संकट में आया हुआ है तो वह अपने विकास की स्थिति कहाँ सोच पाएगा, अपने विकास के लिए अवसरों की तलाश कब कर पाएगा। वह तब कर पाता है जब वह सबसे पहले इस बात में निश्चिंत हो ले कि उसका जीवन सुरक्षित है, उसका अस्तित्व सुरक्षित है। तो उसे आवश्यकता होती है ऐसे एक भय मुक्त वातावरण की, और ऐसा वातावरण जिसके अंतर्गत वह जैसे स्वयं के लिए सुरक्षित महसूस कर पा रहा है ऐसा ही दूसरे भी कर पाएं। यानी अधिकार कहते हैं कि यदि आप जो अपने हित में चाहते हैं वैसे ही दूसरों के हित में भी हो, ऐसी स्थितियां हो तभी समानता आ पाएगी। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, जैसा आप अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ किया जाए और वैसा ही दूसरों के साथ हो, ऐसी प्रथम आवश्यकता है अधिकारों की। तो अधिकार व्यक्ति अपने हितों के लिए करते हैं, यानी व्यक्तियों की वह महत्वपूर्ण मांगे या दावा होती हैं जो वह अपने लोगों से, अपने समाज से और अपनी सरकार के सम्मुख रखते हैं। तो याद रखिएगा अधिकार क्या है? अपने लोगों से, अपने समाज से, अपनी सरकार से की गई मांगे हैं कि मुझे ये प्रदान कीजिए, मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, मुझे बोलने का हक दीजिए, मुझे धार्मिक आज़ादी दीजिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का आधार तो क्या है? व्यक्ति ही है, जनता ही है, लोग है। तो लोगों को यदि अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वह लोकतंत्र कैसा होगा? तो लोकतंत्र के अंतर्गत अधिकार प्रथम आवश्यकता है जो व्यक्तियों के लिए सबसे पहले भय मुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। दूसरी वह स्थिति जिसमें व्यक्ति समानता से हक प्राप्त करता है, और तीसरी वह स्थिति जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अवसर प्राप्त करता है। अब यह अवसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपको ही मिला है। आप दूसरों के किसी भी अवसर में या दूसरों के किसी विकास के अंतर्गत या दूसरों की व्यवस्था को व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को क्रिकेट खेलने की आज़ादी है, खेलने कूदने की आज़ादी है, बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी ये आपका अधिकार है जिसका आप अपने लिए, अपने हित में, अपने व्यक्तित्व के हित में और अपने परिवार के हित में, समाज के हित में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको क्रिकेट खेलने की आज़ादी है तो आप किसी दूसरे के शीशे तोड़ देंगे, नहीं, ऐसा कदापि नहीं। जैसा कि युगोस्लाविया के अंतर्गत सर्ब लोगों ने किया था, उन्होंने संपूर्ण युगोस्लाविया पर अपना एकाधिकार का दावा किया जो कि गलत था। किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी व्यवस्था या किसी भी समाज के अंतर्गत रहने वाले लोगों का समान अधिकार होता है। तो अधिकार किसके साथ मिलते हैं? समानता के साथ मिलते हैं, तभी वह लोकतंत्र को अधिक मजबूत कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, क्योंकि हम मांग किससे करते हैं? समाज से, अपने लोगों से, अपने सरकार से। तो अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, और ये स्वीकृति इसलिए प्राप्त होती है ताकि समाज की व्यवस्था बनी जा सके। समाज चाहता है कि जो व्यवस्था बनी है वह कुछ निर्धारित कानून तथा कायदों के अनुसार है, जिसमें पक्षपात के लिए कोई स्थान नहीं होता, सभी को समानता के साथ यह प्राप्त होती है। अब यह समाज व्यवस्थित बना रह सके इसके लिए जो कानून या कायदे या कुछ निर्धारित बातें निर्धारित की गई हैं उन्हें सबका
हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। अब हम सभी जब समान रूप से उनका अनुसरण करेंगे तो वह स्थितियां कैसी होंगी, हम सबके लिए हितकारी होंगी और हमारे ये दावे भी क्या हो पाएंगे, सार्थक हो पाएंगे। कह सकते हैं कि ये दावे तब अधिक सार्थक होंगे जब उनके साथ तार्किकता जोड़ी जाएगी। और तार्किकता क्या है, जब समाज हमारे दावों को स्वीकार कर लेता है तो हम उस रूप में समाज में शामिल होंगे कि हाँ, हम भी तैयार हैं समाज की बनाई हुई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, यानी जो कानून और नियम बनाए गए हैं उनका हम अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। यानी अधिकार सभी को किस रूप में प्राप्त होंगे, सभी लोगों को समान रूप में प्राप्त होंगे, तभी वो क्या हो सकते हैं, तभी हमारे लिए सार्थक हो सकते हैं, हितकारी हो सकते हैं, लोकतांत्रिक हो सकते हैं। क्योंकि जो समाज नियम बनाता है वह उस आधार पर समाज की परंपराओं को, समाज के कार्यों को, समाज की गतिविधियों को सही और गलत ठहरा सकता है। यानी समाज के बनाए गए जो नियम हैं वे किसी भी कार्य को गलत और सही बताने का मापदंड होते हैं। इस प्रकार से जो अधिकार हैं वे समय और स्थान के अनुरूप होते हैं, क्योंकि वे समाज की मान्यताओं के साथ में जुड़े होते हैं, समाज के बनाए गए नियमों के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे कि आज से 2 सदी पूर्व की बात की जाए, तब हम लोग महिला के मताधिकारों की बात करें कि महिलाओं को मताधिकार ही नहीं था 2 सदी पूर्व, तो बड़ी अजीब लगता है। उसी प्रकार से इतना ही अजीब जब लगता है कि जब हम आज बात करते हैं कि सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है, क्या वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो हमें अजीब क्यों लगता है, क्योंकि अधिकार समय और स्थान के साथ सापेक्ष होते हैं, क्योंकि वहाँ की समाज की जो संरचना है उसके अनुरूप उनका निर्धारण किया जाता है। समाज कुछ निर्धारित कानून बनाती है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसके आधार पर उन्हें सही और गलत ठहराया जा सकता है। अब 2 सदी पूर्व जो महिलाओं को मताधिकार था वह इतना न्यायोचित नहीं लगता था, क्योंकि उस समय तो समाज में अधिकारों की मांग ही नहीं उठी थी, अधिकार जैसी अवधारणा का उद्भव ही नहीं हुआ था। लेकिन जब आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है विश्व के अधिकांश देशों के द्वारा, तो वहाँ पर महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाना, इस प्रकार का दोयम व्यवहार किया जाना गलत प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ग्वांतानामो बे जो कैदियों को जो अधिकार मिले हुए थे वे उनके कानूनी अधिकार तो नहीं थे, लेकिन वे उनके प्राकृतिक नैतिक अधिकार जरूर थे। अब बच्चों, प्राकृतिक और नैतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक और नैतिक अधिकार होते हैं जब हमें प्रकृति से कोई अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने का, उसका उपभोग करने का हम लोगों को सभी को अधिकार है। प्रकृति ने हम सभी को समान रूप से उत्पन्न किया है। अब प्रकृति पर भी हमारा समान रूप से अधिकार है, यानी हमारे प्रकृति में अवतरण के साथ ही हमें जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वे होते हैं प्राकृतिक अधिकार, और नैतिक अधिकार होते हैं जिनका संबंध नीति से होता है, सद्व्यवहार से होता है। जैसे कि हम लोग धार्मिक सीरियल वगैरह देखा करते हैं तो देखते हैं कि कोई ऋषि मुनि है और राजा के दरबार में आते हैं और वे राजा के व्यवहार से क्रुद्ध हो जाते हैं। तुमने मेरा अपमान कर दिया, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तुमने मेरे लिए सिंहासन नहीं छोड़ा। ऐसी स्थितियाँ क्या हैं? ये स्थितियाँ बताती है नैतिक अधिकार। यानी जो ऋषि जब गुस्सा हो रहा है एक राज्य के राजा पर, तो यह दर्शा रहा है उस ऋषि के नैतिक अधिकार, यानी हम बड़े हैं तो हमें सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है। यानी ऐसे अधिकार जो नैतिकता या नीति से संबंधित होते हैं वे होते हैं नैतिक अधिकार। तो ग्वांतानामो बे जो जेल था उसके अंतर्गत नैतिक और प्राकृतिक अधिकार तो वहाँ के कैदियों को प्राप्त थे, लेकिन उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। यदि उनके इन नैतिक और प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती तो शायद वे अधिक स्थायी और मजबूत हो जाते। इसीलिए आवश्यकता है कि जो अधिकार हमें प्राप्त हैं वे दावे जो समाज स्वीकार करता है और हम समाज की व्यवस्था का अंग बनते हुए समाज की व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तो उन सब सारी बातों को एक लिखित रूप में होना चाहिए, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो दावे हैं उन्हें लिखित रूप में संविधान में व्यक्त किया जाए, और यदि संविधान में व्यक्त किया जाता है तो हमारे अधिकार हो जाते हैं कानूनी अधिकार।
संवैधानिक अधिकार, क्योंकि उन्हें संविधान में उल्लेख कर दिया गया है, उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। यानी जब व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो कह सकते हैं कि अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और न्यायालय उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार से ये अधिकार हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या जिन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार होते हैं। अब ये अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, यानी क्योंकि इनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है तो संविधान सभी लोगों के लिए समान व्यवस्था का निरूपण करता है, समान व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, तो समान रूप से सभी को ये प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार से बच्चों कहा जा सकता है कि अधिकार वे दावे हैं जिन्हें व्यक्ति अपने हित में समाज के विरुद्ध यानी राज्य के विरुद्ध मांग के रूप में प्रस्तुत करता है और समाज उन्हें स्वीकार करता है, न्यायालय उनका अनुरक्षण करता है इस रूप में कि वे सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो संविधान में लिखित अधिकारों को संवैधानिक अधिकार, लिखित अधिकार, कानूनी अधिकार कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे भारत में उल्लेखित प्रमुख अधिकारों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।